नमस्कार बेटा। हमने इस क्लास में इस पेपर के अंतर्गत गद्य की विभिन्न विधाएं पढ़ी। हमने कहानी पढ़ी, उसने कहा था। हमने यात्रा वृतांत पढ़ा, ठेले पर हिमालय। हमने संस्मरण पढ़ा, बसंत का अग्रदूत निराला। हमने रिपोर्टाज पढ़ा, अदम्य जीवन रांगे राघव का। और हमने रेखा चित्र पढ़ा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित सोना। और मैंने आपको बताया इन सब में किस तरीके से बारीक अंतर है। सब गद्य में लिखे गए हैं, लेकिन ये गद्य की विभिन्न विधाएं हैं। कहानी कैसे लिखी जाती है, रिपोर्ट के आधार पर लिखा जाता है। कहानी जीवन का एक अंग होता है। स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। यात्रा वृतांत, आपने यात्रा की, उसका भावात्मक, उसका संवेदनशील जो चित्रण है वो आपका यात्रा वृतांत है। आज हम एक गद्य की नई विधा पढ़ने जा रहे हैं, इसे कहते हैं हास्य व्यंग्यात्मक लेख। निबंध आप लिखते आ रहे हैं, पर निबंध में भी निबंध का एक प्रकार है हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। मतलब जो निबंध हंसाए आपको, और साथ ही किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी परिस्थिति पर व्यंग करे, चोट करे, किसी बुराई को हमारी आंखों के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करे कि हम साथ कुछ समझे भी, और जो बुराई पैदा करने वाला व्यक्ति है वो ऊपर से तो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, मतलब हम पर क्रोध भी ना कर पाए कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और अंदर ही अंदर तिलमिला भी रहा है कि कहा तो मेरे लिए ही जा रहा है, किसी और के लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ऊपर से वो हंसने को मजबूर है, ऊपर से मुस्कुराने को मजबूर है, क्योंकि हमारी शैली कैसी है कि हम मजाक मजाक में कह गए, यानी कि हमने बातों में उतार के रख दी। हास्य व्यंग्यात्मक लेख का मतलब यह है कि हमने बातों में हंसते हंसते सामने वाले की जो बुराइयां थी उनको उसके सामने, उसकी आंखों के सामने, उसकी खुद के सामने धर दी, और इस तरीके से धर दी कि वो हमारा विरोध भी नहीं कर पाया। हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, और अंदर समझता रहा कि बच्चों कह तो मुझे रहे हो, अच्छा देख लूंगा। मन में गुस्सा आ रहा। इसे हम कहते हैं हास्य व्यंग्यात्मक लेख। और इस हास्य व्यंग्यात्मक लेख के क्षेत्र में बेटा हरिशंकर परसाई का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक लेख और कहानियां आपने पढ़ी भी होंगी, जैसे भोलाराम का जीव, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव, तुलसीदास चंदन घिसे। इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां और हास्य व्यंग्यात्मक लेख हमारे हिंदी साहित्य को दिए, जो हमारे सामने न केवल समाज की बुराइयों को रखते हैं, और इस तरीके से रोचक और आकर्षक और चुभते हुए व्यंग्य के रूप में रखते हैं कि जो भी घोटाले हैं, जो भी विद्रूपताएं, विसंगतियां हैं, वो हमारे सामने खुलती चली जाती है, परत दर परत उधरती चली जाती हैं, उनका पर्दाफाश होता चला जाता है। इसीलिए हरिशंकर परसाई ने जो हास्य व्यंग्यात्मक लेख हैं, जो व्यंग्य लेख हैं, वो कहा है जीवन का साक्षात्कार है। मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि वहां लिखा हुआ था कि यदि किसी समाज की सच्ची तस्वीर आपको देखनी है कि वास्तव में वो समाज कैसा है, उस समाज की क्या विशेषताएं हैं, उस समाज में क्या बुराइयां हैं, तो उस समाज के हास्य व्यंग्यात्मक साहित्य को पढ़ना चाहिए। यदि आपने हास्य व्यंग्यात्मक साहित्य को पढ़ लिया तो आप उस समाज की रग रग से वाकिफ हो जाएंगे। इसीलिए हरिशंकर परसाई ने व्यंग को जीवन का साक्षात्कार बताया, जीवन की आलोचना बताई। तो आज हम एक इसी तरीके का हास्य व्यंग्यात्मक निबंध पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है, और उसका नाम है ठिठुरता गणतंत्र। अपने आप में कितना व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शीर्षक है, ठिठुरता गणतंत्र। मतलब भारत का गणतंत्र। गणतंत्र किसे कहते हैं, आप सोशल साइंस में पढ़कर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस यदि आपने पढ़ी है तो आप पढ़े हैं गणतंत्र। गणतंत्र वो जिस देश का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो जनता के द्वारा चुना हुआ हो। गणतंत्र, गण मानी जनता, तंत्र मानी शासन, जहां जनता का शासन हो। पर उसके आगे उन्होंने एक विशेषण लगा दिया, ठिठुरता गणतंत्र, यानी कि जो गणतंत्र भी ठिठुर रहा है। ठिठुरने का मतलब क्या है, ठिठुर किसका प्रतीक है, अभी उसमें शक्ति नहीं है, वो अशक्त है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अपने आप में ही नहीं, उसमें ऊर्जा नहीं है, उसमें उत्साह नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, ठिठुर रहा है, शीतकाल से आक्रांत है, यानी कि वो गणतंत्र सफल नहीं है।
अभी पूरी तरीके से गणतंत्र आया नहीं है। इस बात का प्रतीक है ठिठुरता गणतंत्र। और लेखक ने इस ठिठुरता गणतंत्र में भारत के गणतंत्र पर, जो भारत के राजनीतिक स्थिति है, हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया, यानी कि हमारा अपना एक संविधान बन गया और जिसे हमने लागू कर लिया। लेखक एक बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने रख रहा है कि हम 1950 में गणतंत्र हो गए, 1947 में आजाद हो गए, तो क्या वास्तव में हम गणतंत्र और स्वतंत्र हो गए हैं? क्या वास्तव में हमारे यहाँ गणतंत्र और स्वतंत्रता, जो प्रजातंत्र है, वो पूरी तरीके से सफल हुआ है? कई बार बेटा, ये लेख तो काफी पुराना लिखा हुआ है, कि कई बार हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे यक्ष प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं, और हम उस स्थितियों को देखते हैं और कोसते हैं कि हम तो बड़ा अंग्रेजों को कोसा करते थे कि अंग्रेज चले जाए, हम आजाद हो जाए, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैंने तो कईयों को ये भी कहते हुए सुना है, यार इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। यानी कि आज भी हमारे प्रजातंत्र में, हमारे गणतंत्र में कुछ खामियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, जो हमारे यहाँ प्रजातंत्र को सफल नहीं होने दे रहा है। और जो प्रजा के दुख दर्दों को दूर करने की तो बहुत दूर की बात है, वो उनके दुख दर्दों को बढ़ा रहा है, उनके घाव पे नमक छिड़क रहा है। इसी तरीके की कुछ समस्याओं को लेकर यह हास्य व्यंग्यात्मक लेख लिखा गया है। इसमें भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत के जो राजनीतिक दलों की आपसी कलह और जो उनकी खींचातानी और जो उनकी स्वार्थपरता, सत्ता लोलुपता, उस पर करारा व्यंग किया गया है। और करारा कैसा व्यंग? हंसते हंसते व्यंग किया गया है, हंसते हंसते, जैसे कहते हैं ना, बड़े प्यार से काटा गया है, बड़े प्यार से काट रहे हैं, पर बड़े प्यार से काट रहे हैं। हरिशंकर प्रसाई इस कला में बड़े माहिर हैं, प्यार से काटने में। हरिशंकर प्रसाई पता है, इतने उन्होंने ही मतलब इसको हास्य व्यंग्यात्मक लेख को हिंदी साहित्य में एक तो शरद जोशी का नाम आता है और एक हरिशंकर प्रसाई का आता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हास्य व्यंग्यात्मक लेखों को पूरा सम्मान दिलवाया। ने पहले ये बड़ी हल्की फुल्की रचनाएं मानी जाती थी, पर इन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक को एक विधा के रूप में स्थापित किया। और हरिशंकर प्रसाई तो एक हास्य व्यंग्यात्मक लेख पर एक डेली कॉलम लिखा करते थे अपने अखबार में, और वो किसी से डरते नहीं थे, बड़े निर्भीक और निडर थे। राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी यदि कुछ गलत करते थे ना, तो वो खुलकर चोट करते थे और खुलकर उनका पर्दाफाश करके रखते थे। कई बार इस बात पर उनपे जूते भी पड़ गए, बहुत मारवार भी उनको लोगों ने लगा दी, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आए, क्योंकि एक साहित्यकार का उद्देश्य होता है कि समाज के सामने सच्चाई को रखे। किस उद्देश्य से? सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य से। और हरिशंकर प्रसाई ने यही किया। तो आज हम हरिशंकर प्रसाई का ये जो निबंध है, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, इस निबंध को पढ़ते हैं। मैं ये चाहूंगी कि इस निबंध को मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि मैं जब इसकी विशेषताएं बता रही होंगी, जब मैं इसकी मूल संवेदना बता रही होंगी, जब मैं इसके उद्देश्य बता रही होंगी, तो आपको कहानी तो मालूम होनी चाहिए कि इस निबंध की कहानी क्या है, कथावस्तु क्या है, इस निबंध में क्या कहा गया है। मैं कहाँ से उदाहरण दूंगी, क्योंकि जो उदाहरण देंगे वो हम कहाँ से देंगे, इसी बीच में से देंगे। इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले इस निबंध को थोड़ा पढ़ के सुना रही हूँ। जैसे कल मैंने आपको अदम्य जीवन पढ़ के सुनाया था, ऐसे आज मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए, फिर कल हम इसके संवेदना पे, इसकी विशेषताओं पे, उसके उद्देश्य पर और विभिन्न प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो ध्यान से सुनो। लेखक कह रहा है कि बार बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ। 4 बार, नॉट सॉरी, बार बार, 4 बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ। 5वीं बार देखने का साहस नहीं। 4 बार देख चुका हूँ पर नया नहीं मिला, इसलिए 5वीं बार देखने का मेरा साहस नहीं है। आखिर ये क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र समारोह देखता तब मौसम बड़ा क्रूर रहता है। 26 जनवरी को आता ना गणतंत्र दिवस, और तुमने देखा होगा मौसम उस समय बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, बादल सारे होते हैं, कई बार तो बारिश आ जाती है। तो 26 जनवरी के पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है, ऊपर मतलब हिमालय पर्वत पर शीत लहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदाबांदी होती है, सूरज छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी कोई अर्थनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। क्या व्यंग्य किया है कि दिल्ली मतलब हमारा भारत, हमारे भारत की कोई आर्थिक नीति नहीं है, क्योंकि हमारी आर्थिक नीति विदेशों से कंट्रोल होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह इन सब से, अमेरिका से क्या अनुदान दे रहा है, क्या दे रहा है, इससे सब कंट्रोल होती है। तो कहते हैं जैसे हमारी अर्थनीति नहीं है, वैसे हमारा मौसम भी नहीं है, क्योंकि मौसम बदल जाता है। अर्थनीति जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि तय करते हैं। इतना बेवकूफ भी नहीं कि मान लूं कि जिस साल मैं समारोह देखता हूं उस साल ऐसा मौसम रहता है। हर साल देखने वाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन, ठिठुरन वाला होता है। देखा, ये प्रतीक है
कि अभी हमारा जो गणतंत्र है उसमें ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, कमजोर है। हर साल दिखने वाले, आखिर बात क्या है, रहस्य क्या है? जब कांग्रेस टूटी, अब देखो लेखक कल्पना क्या कर रहा है। लेखक ये देख रहा है कि एक तरफ हमारा गणतंत्र असफल है, अब उस और वो हमारा गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। लेखक की कल्पना देखिए, उसने गणतंत्र को सर्दी की ठिठुरन से, कड़ाके की सर्दी से जोड़ दिया कि जैसे कड़ाके की सर्दी में हम कांपते रहते हैं ना, ऐसे हमारा गणतंत्र भी कांप रहा है, शीत से बिल्कुल ठिठुर रहा है। जब कांग्रेस टूटी नहीं थी तब मैंने कांग्रेस मंत्री से पूछा, देखो बिल्कुल खुल के नाम ले रहे हैं, खुल के नाम ले रहे हैं वो, कोई कांग्रेस किसी पार्टी से डर नहीं रहे हैं वगैरह। जब कांग्रेस टूटी नहीं थी तो मैंने एक कांग्रेस मंत्री से पूछा कि ये क्या बात है कि हर गणतंत्र दिवस को सूरज छिपा रहता है। तो अब सूर्य किसका प्रतीक है यहाँ पर? विकास का, प्रगति का, उन्नति का, है ना। तो जैसे गणतंत्र दिवस के दिन सूरज नहीं निकलता क्योंकि बादल छा जाते हैं, ऐसे हमारे गणतंत्र का भी विकास नहीं हुआ, गणतंत्र का भी सूरज नहीं निकल रहा है। तो सूर्य की किरणों के तले हम उत्सव क्यों नहीं मना सकते, अर्थात हमारे भारत में विकास क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने कहा जरा धीरज रखिए, हम कोशिश में हैं, सूर्य बाहर आ जाए, पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान तो नहीं है, वक्त लगेगा, हमें सत्ता के कम से कम 100 वर्ष तो दीजिए। देखा, मतलब सत्ता लोलुपता क्या चिपक गई है कुर्सी से हटना ही नहीं चाहते, जबकि 5 साल बाद चुनाव होते हैं, पर हर चुनाव में जीत कर और 100 साल तक राज करना चाहते हैं। सूर्य को बाहर निकालने के लिए 100 वर्ष दिए, मगर हर साल उसका छोटा मोटा कोना तो दिखना चाहिए। आप देखिए उसकी भाषा देखिए हरिशंकर परसाई की, वो कहते ठीक है 100 साल में आप पूरा सूरज निकाल दोगे, पर थोड़ा थोड़ा सूरज तो दिखे, है ना। सूर्य कोई बच्चा तो नहीं है जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है, जिसे आप ऑपरेशन करके एक दिन में बाहर निकाल देंगे। जैसे बच्चा 9 दिन माँ के पेट में रहता है, दिखता नहीं है ना। 9 दिन नहीं, सॉरी 9 माह, और 9 माह के बाद उसका जन्म हो जाता है। तो सूर्य कोई बच्चा थोड़ी है कि जो पूरा 100 साल के बाद दिखेगा, थोड़ा थोड़ा तो दिखता रहे, थोड़ा थोड़ा दिखाओ। उन्हें उम्मीद है कि बादलों के पीछे से उनका प्यारा लाल सूरज निकलेगा। हम कहते हैं कि सूर्य को निकालने की क्या जरूरत है, क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता? देखो लोगों पे व्यंग किया है। मैं संसोपाई भाई से पूछता हूँ, मतलब एक कांग्रेस पार्टी का ही एक पार्ट है उसका, उसके नेता से पूछा, वह कहता है कि सूर्य गैर कांग्रेसवाद पर अमल कर रहा है। उसने डॉक्टर लोहिया के कहने पर हमारा पार्टी फॉर्म भर दिया है। कांग्रेस प्रधानमंत्री को सलामी देते हुए कैसे देख सकता है? किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दो तो सूर्य क्या, उसके अच्छे भी निकल पड़ेंगे। किसी विरोधी व्यक्ति ने कहा, भाई जो सूर्य है ना वो कांग्रेस विरोधी है, इसलिए वो किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री को सलामी देते हुए नहीं देखना चाहता। आप किसी गैर कांग्रेसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर देखिए सूरज कैसे निकल के आता है, क्योंकि सूरज उसके पक्ष में हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने काफी व्यंग्य किया है। जनसंघ के भाई से भी पूछा जाता है, जैसे आजकल भाजपा कहते हैं, पहले ये जनसंघ हुआ करते थे। उसने कहा कि सूरज सेकुलर होता तो इस सरकार की परेड में निकल आता। इस सरकार से आशा मत करो कि भगवान अंशुमाली निकल सकेंगे। अंशुमाली मतलब भगवान, वो कहते हैं, वो सूर्य भगवान, वो कहते हैं कि ये सरकार तो सेकुलर करती रहती है, सूरज सेकुलर नहीं है। यदि सेकुलर होता तो वो अभी तक इनके कहने से निकल आया होता। और फिर साम्यवादी कुछ और ही कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी क्या कह रही है, ये तो सारी CIA की षड्यंत्र है, 7 पे बेड़े से बादल दिल्ली भेजे जाते हैं। अमेरिका पे सीधा साधा आरोप लगा दिया उन्होंने। स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा कि रूस का पिछलग्गू बनने का और क्या नतीजा होगा। प्रसोपा भाई ने अनमने ढंग से कहा, सवाल पेचीदा है, नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। राजा जी से मैं मिल ना सका, मिलता तो वह इसके सिवा क्या कहते, किस राज में तारे निकलते हैं, यही क्या कम गनीमत है। देखो कितने व्यंग से उन्होंने ये बात बताई है कि लोग जो राजनीतिक नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टी हैं, वो जब हमसे बात करते हैं कि भाई भारत में गणतंत्र सफल क्यों नहीं हो रहा, प्रजातंत्र क्यों नहीं हो रहा, हम आजाद हो गए, आजादी क्यों नहीं आ रही, तो किस तरीके से वो तरह तरीके के बहाने लगाते हैं और उसका दोष किसी दूसरे पे थोप देते हैं। कहते हैं देखो हम करेंगे इस काम को, कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। चलिए, लगता है गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। हाँ आगे, सॉरी, मैं इंतजार करूंगा जब भी सूर्य निकले। स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है। अंग्रेज बहुत चालाक है, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी अपने साथ ले गया। वह बेचारी भीगती बस स्टैंड जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं, छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। देखा, स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है, यानी कि कहीं भी आजादी, सच्ची आजादी अभी भी नहीं आई है। मैं ओवरकोट के हाथ डाले परेड देखता हूँ। प्रधानमंत्री किसी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी में निकलती हैं और रेडियो टिप्पणीकार कहता है घोर करतल ध्वनि हो रही है। मतलब रेडियो पे अनाउंसमेंट हो रहा है और लेखक कह रहा है कि मैं तो देख रहा हूँ एक जना भी ताली नहीं बजा रहा है। नहीं हो रही है, हम सब तो कोर्ट में हाथ डाले बैठे हैं भाई, बाहर निकालने का जी नहीं कर रहा, हाथ अकड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं बजा रहे हैं और फिर भी तालियां बज रही है। मतलब कह रहे हैं
टीवी पे कह रहे हैं, रेडियो पे कह रहे हैं तालियां बज रही हैं, क्योंकि हकीकत ये कि तालियां नहीं बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बैठे हुए लोग बजा रहे हैं जिनके हाथ करवाने के लिए कोट नहीं है। लगता है गणतंत्र ठिठुरते हाथों की तालियों पर टिका है, गणतंत्र को उन्हीं हाथों की तालियां मिलती है। देखो यहाँ गरीबी की बात कही है कि जिनके पास पहनने के लिए कोट तक नहीं है, तो उनके पास जेब नहीं है, वो लोग तालियां बजा लेते हैं, क्योंकि तालियां बजाने से क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण से थोड़ी गर्मी आती है, तो वो उनके लिए तालियां नहीं बजा रहे, वो अपनी गर्मी के लिए तालियां बजा रहे हैं। जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तभी दूसरे कहते हैं ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है। अब देखो दूसरी बात कह रहे हैं, आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस पर खूब सारी झांकियां निकलती हैं, सजी हुई झांकियां निकलती हैं, उस पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि वे अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। सब राजस्थान की तरफ से, गुजरात की तरफ से, केरल की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, सबकी तरफ से झांकी निकलती है। लेखक कहता है कि वो झांकी निकले तो उस राज्य का सही स्वरूप वाली होनी चाहिए, लेकिन सारी झांकियों में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं और बुरी बुरी बातें कोई नहीं बताएंगे, उन्हें छुपा के रख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है, ये अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, हम कहते तो है सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, लेकिन वास्तव में क्या हम सत्य का पक्ष लेते हैं? हम तो झूठी झूठ दिखाते हैं। मगर झांकियां झूठ बोलती हैं, इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को वहां प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए था, जलता हुआ घर और आग में झोंके हुए बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झांकी में हरिजन जलते हुए दिखाए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करे, लेकिन झांकी से जाए लघु उद्योगों की। दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में कोई दूसरा है ही नहीं। मेरे मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले सत्य के नजदीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल राहत कार्य बतलाए गए थे, पर सत्य अधूरा रह गया। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्य के कारण नहीं, राहत कार्य में घोटालों के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मास्टर रोल भरते दिखाता, चुकारा करने वाले अंगूठा हजारों मूर्खों के नाम पे लगवाते हुए दिखाता, नेता अफसर ठेकेदारों के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। उस झांकी में वह बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों के टाट पट्टी कांड से हमारा राज्य मशहूर हुआ था। मैं पिछले साल की झांकी में यह दृश्य दिखाता कि मंत्री और अफसर वगैरह सब खड़े हैं और टाट पट्टी खा रहे हैं। जो हाल झांकियों का वही घोषणाओं का है। हर साल घोषणाएं की जाती हैं कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक तो नहीं आया। कहां अटक गया? लगभग सभी दल समाजवाद लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा है। मैं एक सपना देखता हूँ, लेखक कह रहा है, मैं एक सपना देखता हूँ कि समाजवाद आ गया है और वह बस्ती के बाहर एक टीले पर खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजाकर उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं, टीले को घेरे खड़े हैं कई सारे समाजवादी लोग। उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया है कि समाजवाद को हाथ पकड़कर मैं ही लाऊंगा। समाजवाद टीले से चिल्लाता, अरे मुझे बस्ती में ले चलो, मुझे बस्ती में ले चलो। मगर टीले को घेरे समाजवादी कहते हैं, पहले यह तो तय कर लें कि कौन तेरा हाथ पकड़कर तुझे बस्ती में लेकर जाएगा। समाजवाद की घेराबंदी है। संसोपा, प्रसोपा, ये विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम है। जनतांत्रिक समाजवादी, पीपल्स डेमोक्रेसी, नेशनल डेमोक्रेसी समाजवादी, क्रांतिकारी समाजवादी, हर एक समाजवाद का हाथ पकड़कर उसे बस्ती में ले जाने के लिए खींचता रहता है। लो मैं समाजवाद ले आया। समाजवाद परेशान है, उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, मगर समाजवादियों में आपस में ही धौल धप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है, दूसरी तरफ उस पर पत्थर पड़ने लगते हैं, खबरदार उधर से मत जाना। एक समाजवादी यदि उसका हाथ पकड़ता है तो दूसरा हाथ पकड़ के खींचता है, तब बाकी समाजवादी छीना झपटी करके हाथ छुड़ा देते हैं। लहू लुहान समाजवाद टीले पर खड़ा है। इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसको नष्ट कर देता है। यानी कि जो नेता समाजवाद को लाने के लिए बात करते हैं वही समाजवाद को खत्म कर देते हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग सहकारिता को ही नष्ट कर देते हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है, सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं। वैसे तो देखो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन जब खाने की बात आएगी ना, वहां सारे राजनेता एक हो जाएंगे। देखो आप, वैसे एक दूसरे का आलोचना करते रहेंगे। बात आए कि सांसदों की निधि बढ़ानी है, सांसदों की तनख्वाह बढ़ानी है, नेताओं की तनख्वाह बढ़ानी है, सारे राजनीतिक दल एक बढ़ा दीजिए, फिर सारे विरोध गायब हो जाते हैं इनके। देखा होगा आपने ये, है ना। और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी जो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, अब समाजवाद आ ही रहा है। मैं कल्पना कर रहा हूं दिल्ली में फरमान जारी हो जाएगा, समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है। कल्पना देखिए कभी की, क्या व्यंग कर रहा है चुपता हुआ, उसे सब जगह पहुंचाया जाए। दिल्ली के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा जारी की कि समाजवाद आ रहा है और उसे पूरी दुनिया में, पूरे भारत में फैलाया जाए। उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा, लो ये एक और वीआईपी आ गया, अब इनका इंतजाम करो। नाक में दम है, कलेक्टरों को हुक्म चला जाएगा। कलेक्टर एसडीओ को लिखेगा, एसडीओ तहसीलदार को लिखेगा,
यानी कि सब अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर थोपते जाते हैं। पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुंचेंगे, समाजवाद की सुरक्षा की तैयारी करो। दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे, काहे हो तिवारी बाबू, ये कोई समाजवाद वाला कागज आया था ना, जरा निकालो। तिवारी बाबू कागज निकाल कर देंगे। बड़े बाबू फिर से कहेंगे, अरे ये समाजवाद तो साला परसों ही आकर निकल गया, कोई लेने नहीं गया स्टेशन। तिवारी बाबू तुम कागज दबा कर रख लेते हो, बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, सर समाजवाद बाद में नहीं आ सकता क्या? बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पा रहे। पूरा फोर्स देंगे, निपटने में लगा देंगे। मुख्य सचिव दिल्ली को लिख देगा, हम समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम करने में असमर्थ हैं, उसका आना अभी मुलतवी कर दिया जाए। मुलतवी मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए। जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आगमन के कागज दब जाए और जिसकी सुरक्षा की व्यवस्था ना की जा सके, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो लाओ, मुझे खास ऐतराज भी नहीं। जनता के द्वारा ना आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो ये एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। अर्थात लेखक कह रहा है ये ऐसा होना असंभव है। ये नेता, ये अफसर, ये तो समाजवाद को लाने नहीं देंगे, क्योंकि समाजवाद का मतलब है समाज में समानता, सबको समान अवसरों की उपलब्धि। और यदि सबको समान अवसरों की उपलब्धि हो गई तो ये नेता खाएंगे कहां से? ये जो अफसर है वो खाएंगे क्या? इसलिए वो समाजवाद को लाना ही नहीं चाहते। हमने आज ठिठुरता गणतंत्र पढ़ा, कल हम इसकी मूल संवेदना, इसके व्यंग को समझेंगे। ठीक, आप पढ़िएगा और सुनिएगा जरूर इसको, ठीक है।